Hello everyone, my name is Mahesh and today I'm going to teach you about the topic chronic penny model जो कि एक टॉपिक है कोर्स का प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स। ये जो chronic penny मॉडल है ये एक नया मॉडल आया था जिसने रिप्लेस किया था ड्रूड एंड समरफील्ड मॉडल को। तो जो ड्रूड एंड समरफील्ड मॉडल था उसमें ऐसा मानते थे कि हर मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वल पोटेंशियल वाले स्पेस में रहते हैं। तो बेसिकली मटेरियल के अक्रॉस हर जगह पोटेंशियल सेम है। तो बट बाद में पता चला कि ऐसा नहीं होता है। तो जो एटम के कोर्स होते हैं एक मटेरियल के अंदर उनकी वजह से एक पीरियोडिक पोटेंशियल क्रिएट होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ये नया मॉडल आया था क्रोनिक पेनी मॉडल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस कोर्स का। तो आइए चलो देखते हैं इसकी इंडस्ट्री रेलेवेंस क्या है। अगर आपको रिसर्च करनी है मटेरियल्स में, अगर आपको देखना है कि नए नए मटेरियल्स कैसे डिस्कवर होते हैं, उनमें क्या क्या नए इनोवेशंस हो रहे हैं, तो उस केस में ये कोर्स काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं नए मटेरियल्स के, जैसे कि पायरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स या फिर पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स या फिर सुपरकंडक्टर्स। तो इन सब में आजकल काफ़ी रिसर्च चल रही है, नए नए इनोवेशंस काफ़ी हो रहे हैं। तो और अगर आपको क्वांटम थ्योरी में भी इंटरेस्ट है तो फिर ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वांटम थ्योरी को यूज़ करके एक्सप्लेन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का जो क्वांटम स्ट्रक्चर वगैरह है वो मटेरियल्स के अंदर कैसे होता है। और इस टॉपिक को यूज़ करके हम ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई मटेरियल मेटल क्यों होता है या इंसुलेटर क्यों होता है या सेमीकंडक्टर क्यों होता है। तो उस केस में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए लेट्स स्टार्ट विद द कोर्स। जैसे कि मैंने पहले बताया था, इस केस में हम ये मानते हैं कि एक मटेरियल के अंदर पीरियोडिक पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। तो इस डायग्राम में तो ये जो डॉट्स हैं ये एटम्स हैं, एटम के कोर्स, और उनके बीच डिस्टेंस जो है हमने माना है a है और ये है x डायरेक्शन। तो अभी के लिए हम मान रहे हैं कि ये 1D सॉलिड है, सारे एटम्स एक लाइन में है और ये डायरेक्शन x है। और ये जो ब्लू में कर्व दिख रहा है आपको ये है पोटेंशियल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये इक्वी पोटेंशियल है। तो यहाँ पे इक्वेशन मैंने लिखी है ux इक्वल्स टू ux प्लस NA। तो यहाँ पे n जो है, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, +-1 +-2 या +-3। तो बस इसका मतलब बस ये है कि अगर किसी पॉइंट पे एक पोटेंशियल है ux, तो ux प्लस NA पे भी, जैसे यहाँ पे या यहाँ पे, वो पोटेंशियल सेम होगा, तो पोटेंशियल पीरियोडिक है। अगर इसी डायग्राम का अगर मैं सिंप्लीफाइड वर्जन ड्रॉ करूं, जैसे कि अगर मैं मानूं कि स्क्वायर पोटेंशियल है, तो ये स्क्वायर पीरियोडिक पोटेंशियल हो जाएगा ऐसे। यहाँ पे एटम्स हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये x डायरेक्शन है और ये पोटेंशियल u नॉट। तो बेसिकली ये सिंप्लीफाई करने के लिए है इस डायग्राम को, ताकि जो कैलकुलेशंस हैं वेव वेक्टर्स की और आइगन वैल्यूज की वो थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन पार्ट, कि जो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होता और जो पोटेंशियल सेम होती तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी e⁻⁴ यहाँ पे जो kx है यह वेव वेक्टर। kx जो है वो बेसिकली बता दी कि इलेक्ट्रॉन के स्टेट में है k स्पेस के अंदर, और इसके लिए हम लिख सकते हैं kx इक्वल्स टू 2π nx/L। तो nx जो है वो क्वांटम नंबर है, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन एक किस स्टेट में है अभी। और जो L है ये लेंथ ऑफ द सॉलिड है। हमने यहाँ पे माना था कि ये 1D सॉलिड है और ये A है, तो मतलब अगर ये पूरी लेंथ जो है सॉलिड की जहाँ तक ये जा रहा है वो हम कह लेंगे कि वो है L। इसकी यूनिट मीटर्स होगी या जो भी स्टैंडर्ड यूनिट आप चाहें। और ये UKX ये है पीरियोडिक पोटेंशियल जिसके बारे में भी बात करी हमने, ये पीरियोडिक फंक्शन है एक। अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो हमें एक टोटल वेव वेक्टर मिल जाएगा जिसको हम कहते हैं ब्लॉक इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन। तो ये हो गया ux इंटू e⁻⁴ kx।
अब ये जो वेव फंक्शन है इसकी अगर हमें एनर्जी निकालनी है, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी के लिए हम यूज करेंगे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर H यहाँ पे डिफाइंड है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m T2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ux। तो ये वाला जो टर्म है ये काइनेटिक एनर्जी के लिए है, और जो ux वाली टर्म है ये है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और ux हमने बोला ही था पीरियोडिक है। तो क्योंकि अब ये एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है तो ये इसकी आइगन वैल्यू होगी, इसकी आइगन वैल्यू यहाँ पे है E। तो बेसिकली ये हमें एनर्जी बता देगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी लेवल क्या है। नेक्स्ट, तो अगर हम उस हैमिल्टोनियन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलता है ये। जो एक्चुअली जो कैलकुलेशन होती है इसकी हैमिल्टोनियन को सॉल्व करने की वो काफ़ी लंबी और टीडियस सी होती है, तो इसलिए उसको हम आज नहीं देखेंगे। अगर आप चाहें तो इसको किसी बुक में देख सकते हैं। हम यहाँ पे बस ट्रेंड देखना चाहते हैं कि कैसे जो इक्वेशन आती है उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। तो इक्वेशन है cos ka इक्वल्स टू cos qa प्लस m बाई एच क्रॉस स्क्वायर यू नॉट साइन qa बाई q। तो यहाँ पे h क्रॉस तो है h बाई 2 पाई, और जो q है वो है √2m e बाई एच क्रॉस। तो e जो है वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमने लास्ट में देखा था, लास्ट स्लाइड में, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इस इक्वेशन हम एक प्लॉट बनाए इसका वर्सेस QA का, ये QA है और ये है y एक्सिस। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम u नॉट की वैल्यू बढ़ाए जा रहे हैं तो ये जो पीक है 0 पे ये बढ़ता जा रहा है, और क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS वो कॉस की टर्म है, कॉस के ए, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो सारी वैल्यूज हैं एनर्जी की वो वैलिड नहीं है, सिर्फ एनर्जी की कुछ वैलिड स्टेट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है। तो वो क्यों +1 से -1 में लाई करेगा यहाँ पे। तो अगर मान लो u नॉट 0 होता तो ये फिर से वही वाला केस हो गया जिसमें इक्वल पोटेंशियल माना है हर जगह, जो ड्रूडन सोमरफील्ड मॉडल में था। तो उसको हमने पर्पल में यहाँ दिखाया है। तो ये हो गया बेसिक ट्रेंड कि इस फॉर्मूला को कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे। अब नेक्स्ट हम अगर इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाए उसका, तो ये हो गया के वर्सेस एनर्जी। एक्चुअली ये 2m ए स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटू एनर्जी है, बट अभी के लिए बस अगर हमें देखना है कि क्वालिटेटिवली इसका क्या मतलब है, इसको एनर्जी वर्सेस के प्लॉट आप समझ लीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा गैप्स हैं। तो ये जो वाइट में है ये गैप्स हैं, यहाँ इस एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो वो सिर्फ एनर्जी बैंड में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है। और ये जो गैप्स हैं वो आते हैं n π/1 के इंटरवल्स पे, और n तो इंटीजर है यहाँ पे कोई, +-1 +-2 +-3। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन सारे एनर्जी लेवल्स पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, जो कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस है एज कम्पेयर टू ड्रूड एंड सोमरफील्ड मॉडल। उसमें एनर्जी फंक्शन कंटिन्यूस था, जैसे कि ये ब्लू में देख सकते हैं आप, ये ब्लू में मार्क्ड है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लू ड्रूड मॉडल, और रेड वाले में जो है वो है हमारा क्रॉनिक पेनी मॉडल। यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली यह है कि अगर हम यू नॉट की वैल्यू बढ़ा दें, जैसे यहाँ पे हमने देखा था यू नॉट की वैल्यू बढ़ा दें तो पिक्स और ज़्यादा शार्प हो रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे और बढ़ा दें यू नॉट की वैल्यू तो उससे क्या होगा, जो बैंड गैप्स हैं यहाँ पे ग्रीन में मैं दिखा रहा हूँ ये, तो जो गैप्स हैं वो और भी बड़े हो जाएंगे, और सिर्फ इस वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर पाएंगे। तो ये ट्रेंड था कि जैसे जैसे हम यू नॉट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो एनर्जी बैंड गैप कैसे इफेक्ट होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हर एक बैंड में कितने एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल हैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए।
तो सबसे पहले तो हमने माना था कि हमारे पास L लेंथ का सॉलिड है और हमारे पास n नंबर ऑफ एटम्स है जिनका बीच का स्पेस a है, तो L इक्वल्स टू n है। यहाँ पर और ये वाली इक्वेशन हमने पहले देखी थी कि जो k और n के बीच का रिलेशन है वो ये है। तो यहाँ से अगर हम L इक्वल्स टू n को सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे, तो हमें मिल जाएगा 2 पाई बाई n टू कैपिटल N a। तो जैसे कि हमने पिछले डायग्राम में देखा था, जो kx की रेंज है फर्स्ट बैंड में वो माइनस पाई बाई a से पाई बाई a में जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, माइनस पाई बाई a से पाई बाई a तक जाती है। अगर इन दोनों इक्वेशन हम कंबाइन कर दें, यहाँ पे kx की जगह हम 2 पाई बाई l n x लिख दें और उसको सिंप्लीफाई करें, तो हमें मिलेगा nx की रेंज जो कि आ जाएगी माइनस n बाई टू से n बाई टू। तो nx की जो रेंज फर्स्ट बैंड में है वो है माइनस n बाई टू से n बाई टू। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स होगी n बाई टू प्लस n बाई टू इक्वल्स टू कैपिटल N। बट अगर हम इलेक्ट्रॉन के स्पिन को कंसिडर करें, जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रॉन स्पिन होते हैं प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, दो स्टेट में एक्सेस कर सकता है। तो जो एक्चुअल नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स इन अ बैंड इक्वल्स टू 2n। तो हमें मिलता है कि 2n स्टेट्स हैं एक बैंड में कंसिडरिंग द स्पिन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे हम बैंड स्ट्रक्चर को यूज करके ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई मटेरियल मेटल है कि या सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो मेटल के केस में क्या होता है, जो फर्मी एनर्जी होती है वो बैंड के बीच में लाइक करती है। तो पहले देखते हैं फर्मी एनर्जी क्या होती है। तो बेसिकली हर एक मटेरियल में जो फर्मी एनर्जी होती है, तो 0 केल्विन पे अगर हम प्लॉट करें, फर्मी एनर्जी है ये एनर्जी जनरल और ये है Fe फर्मी। तो फर्मी लेवल जो है ये इस एनर्जी के नीचे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे 0 केल्विन पे वो इस एनर्जी के नीचे लाई करेंगे। मतलब ये प्रोबेबिलिटी कर्व है एक, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग जो है वो 1 होती है। बट अगर हम टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दें, 0 केल्विन ना रखें, तो क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फर्मी लेवल के ऊपर आ जाते हैं एनर्जी गेन करके। अब प्रोबेबिलिटी ऊपर रहने की भी थोड़ी फाइनाइट आ जाती है, तो इसका मतलब ऊपर वाले स्टेट्स में भी इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं हमें। तो कह लो कि ये 300 केल्विन पे ग्राफ है। सो मेटल्स के केस में क्या होता है, जो फर्मी एनर्जी है वो एक बैंड के अंदर ही रहता है। तो जिससे कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर इनको हायर स्टेट पे जाना है एनर्जी के, तो ये बहुत इजीली थोड़ी सी एनर्जी गेन करके ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर बहुत सारी फ्री स्टेट्स हैं इलेक्ट्रॉन के जाने के लिए, तो ये इजीली कंडक्ट कर पाता है। बट सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के केस में क्या होता है, जो फर्मी लेवल होता है, ये म्यू जो लिखा हुआ है, ये म्यू बेसिकली फर्मी लेवल ही होता है। तो ये बैंड गैप के बीच में एग्जिस्ट करता है, और ये बैंड गैप की जो वैल्यू एनर्जी उसको हमने लिखा है Eg। तो मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स है E, इन्हें कंडक्ट करने के लिए कंडक्शन बैंड में जाना पड़ेगा, और वहां जाने के लिए इनको एनर्जी चाहिए होगी दैट इज इक्वल टू Eg। तो अगर थर्मल एनर्जी सफिशिएंट है, जैसे टेम्परेचर अगर 300 केल्विन है ऐसे, तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इजीली वो एनर्जी गेन कर लेते हैं और कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। उसके बाद वो जाके वहां पे कंडक्ट करने लग जाते हैं। बट इंसुलेटर्स में केस में क्या होता है, जो एनर्जी बैंड गैप Eg है वो काफी हाई होता है। तो जो थर्मल एनर्जी है टेम्परेचर से, उससे इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी नहीं मिलती कि ऊपर जा पाए और जाके कंडक्ट कर पाए। तो जो फंडामेंटल डिस्टेंस है सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में, बस ये बैंड गैप की वैल्यू का है। तो इंसुलेटर्स के लिए क्या होता है, फॉर इंसुलेटर्स Eg जो होता है हाई होता है, ग्रेटर देन 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जनरली। और फॉर सेमीकंडक्टर्स Eg जो है वो लेस देन 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसलिए वो इजीली एक्साइट होके ऊपर वाले स्टेट्स में जा सकते हैं कंडक्शन के लिए।
तो इसमें हमने देखा कि कैसे क्रॉनिक पेनी मॉडल को यूज़ करके हम मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच को डिफरेंस को बता सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बैंड ओवरलैप फेनोमेनन क्या होता है। जैसे इससे पहले हमने देखा था कि कुछ सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स होते हैं, उनमें जो फर्मी लेवल होता है वो बैंड गैप के बीच के होता है। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो कि इस मॉडल के हिसाब से होने चाहिए थे इंसुलेटर्स या सेमीकंडक्टर्स, बट एक्चुअली मेटल्स हैं, जैसे कि मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, यहाँ पे एंड में 3s2 है, मतलब इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका जो एनर्जी लेवल होगा फर्मी वो बैंड गैप के बीच में होना चाहिए, जो कि होता भी है। बट क्योंकि अब मैग्नीशियम में जो 3s बैंड की एनर्जी है और जो 3p बैंड की एनर्जी वो काफ़ी सिमिलर होती है, तो जो कंडक्शन बैंड होता है वो काफ़ी नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या है, वो दोनों ओवरलैप कर जाते हैं। तो यहाँ पे फर्मी लेवल है और ये ओवरलैप का रीजन है यहाँ पे। अब इससे क्या होता है, तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे जो भी हैं, ये काफ़ी इजीली कंडक्शन बैंड में जंप कर सकते हैं क्योंकि बैंड ओवरलैप हो रहा है। तो इससे हम देख सकते हैं कि इस फेनोमेनन की वजह से कुछ मटेरियल्स मेटल्स बन जाते हैं। अदर एग्जांपल्स इसके हैं जैसे कि जिंक, बेरिलियम, कैल्शियम और बिस्मुथ। तो इससे आपने देखा कि ये कितना इम्पोर्टेंट फेनोमेना है, और इन जनरल भी क्रॉनिक पेनी मॉडल से काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन हो गई। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू।